नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में जहां मानसून को बहुत कम समय रह गया है, तो वहीं मानसून की तैयारियों को लेकर सूबे के सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि उन्होंने राज्य में जो है वो सभी जिलों में प्रशासन को मानसून की तैयारियों को लेकर निर्देश दिए हैं। उनका भी कहना है कि उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में आपदाओं को लेकर शासन स्तर पर निगरानी टीम गठित की गई है। इसमें प्रत्येक जिले में आपदा कंट्रोल रूम बनाए गए हैं और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए गए हैं। आपको बताते चले कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। प्रशासन मानसून की तैयारियों को लेकर अभी से अलर्ट मोड पर है। मानसून दस्तक देने वाला है, जिसको लेकर अभी से तैयारियां जो हैं वो चाक चौबंद की गई हैं और साथ ही किसी तरह की कोई भी परेशानी न आए। वहीं आज आपको बताते चले कि देहरादून में मौसम का मिजाज भी बदला है। तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश भी दर्ज की गई है और साथ ही आपको यह भी बताते चले कि लोगों को गर्मी से काफी राहत भी मिली है। प्रशासन मानसून की तैयारियों में भी जुटा हुआ है ताकि किसी को किसी तरह की कोई भी परेशानी का सामना न। मानसून के लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं और सभी जिलाधिकारियों को पहले से निर्देश कर दिए गए हैं। जहां रिवर से संबंधित, नदी नालों की सफाई से संबंधित अन्य जो पिछले सालों के अनुभव हैं, उसके आधार पर पहले से तैयारियां करें। केदारनाथ धाम में एक मरीज को रेस्क्यू करने पहुंचे संजीवनी हेली एम्बुलेंस की आपातकाल लैंडिंग करानी पड़ी है। पायलट की सूझबूझ से बड़ा हादसा होते होते टल गया है। आपको बताते चलें कि हेली एम्बुलेंस में एम्स ऋषिकेश से आई मेडिकल टीम भी सवार थी और सफल आपातकाल लैंडिंग के चलते पायलट सहित मेडिकल की टीम सुरक्षित है। चलें कि तकरीबन ज्यादा जो है वो बिगड़ती देखकर राज्य सरकार को हेली एम्बुलेंस सेवा संजीवनी की मदद ली गई है और हेली में एम्स से मेडिकल टीम भी साथ केदारनाथ पहुंच रही थी, जिसमें एक डॉक्टर एवं एक नर्सिंग स्टाफ शामिल था। केदारनाथ के मुख्य हेलीपैड पर लैंडिंग से पहले ही हेली में कुछ तकनीकी खराबी आ गई, जिसे समय पर भापते हुए पायलट ने हेलीपैड से ठीक पहले समतल स्थान पर लैंडिंग कराना उचित समझा और लैंडिंग के दौरान हेली एम्बुलेंस का टेल रोटर जो है वो टूट गया। इस पूरे मामले की तकनीकी जांच डीजीसीए की तरफ से की जाएगी, जिसके उपरांत तकनीकी खामी को सही जानकारी मिल सके। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर उत्तराखंड के केदारनाथ में एयर एम्बुलेंस हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है और हेलीकॉप्टर में 3 लोग सवार थे। इसमें पायलट, डॉक्टर और नर्स थे। तीनों सुरक्षित हैं और बताया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर ऋषिकेश एम्स से मरीज लेने केदारनाथ आ रहा था। लैंडिंग के वक्त में जो है वो अचानक से बेकाबू होकर जमीन पर गिर गया। हादसा हेलीकॉप्टर का टेल बांध जो है वो टूटने से हुआ है और साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि संजीवनी एयर एम्बुलेंस हेलीकॉप्टर एक मरीज को लेने के लिए केदारनाथ गया था और मरीज को एयर एम्बुलेंस से रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया जाना था, लेकिन हेलीपैड से कुछ दूर पहले ही हेलीकॉप्टर में कोई दिक्कत आने से ये इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। आज दिनांक 17 मई 2025 को एक श्रीदेवी नाम की पेशेंट को, जिसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की इश्यू था, तो उसको लेने के लिए एम्स ऋषिकेश द्वारा संचालित संजीवनी हेली एम्बुलेंस द्वारा केदारनाथ हेलीपैड पर लैंड किया जा रहा था। लैंडिंग करने से पहले ही उसमें कुछ हेलीकॉप्टर में टेक्निकल इश्यू आ गया, जिसकी वजह से हेलीपैड पर लैंड न करके वो हेलीपैड से पहले ही लैंड हो गया और उसमें उसके टेल रोटर टूट गया है। उसमें कुछ तकनीकी प्रॉब्लम आ गई है। उस हेलीकॉप्टर में 2 डॉक्टर और 1 पायलट सवार थे। वो सभी तीनों सुरक्षित हैं और अभी जो है सूचना के अनुसार इसकी डीजीसीए द्वारा तकनीकी जांच की जाएगी, जिससे पता चलेगा कि उसमें वाकई में प्रॉब्लम क्या आई थी। उत्तराखंड में कई बार अफसरशाही बेलगाम दिखी है। कई बार नेताओं और अफसरों के बीच की लड़ाई खुलेआम नजर आई है। फिर चाहे बात मौजूदा समय ऋषिकेश मेयर शंभू पासवान और नगर आयुक्त के बीच की रार हो या फिर श्रीनगर में मेयर और नगर आयुक्त के बीच की जंग हो,
इस पर बीजेपी विधायक विनोद चमोली का कहना है कि कभी कभी परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि एक मत नहीं हो पाता है। चुनाव जब होगा तब होगा या वो तो किन परिस्थितियों में हो रहा है वो मेरे लिए समझना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मैं भी काफी लंबे समय तक नगर निकायों से जुड़ा रहा हूँ, सभासद भी रहा, चेयरमैन भी रहा और मेयर भी रहा 2 बार। तो कई विषयों को लेकर कई बार एक मत नहीं भी हो पाते हैं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन अपने हिसाब से सोचता है और बोर्ड अपने हिसाब से सोचता है, लेकिन वो इस सीमा तक चला जाए तो ये ठीक नहीं है। इसको ठीक करना चाहिए और इसमें पहली जिम्मेदारी मेयर की बनती है कि मेयर को अधिकारियों को थोड़ा सा टैकल करना चाहिए। उत्तराखंड के मदरसों को हाईटेक बनाने और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराने को लेकर मदरसा बोर्ड और वक्फ बोर्ड अब आमने सामने आ गए हैं। हालांकि दोनों का कहना है कि बेहतर शिक्षा के लिए वे अपने अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं कि उत्तराखंड में 415 मदरसे संचालित हैं, जिनमें से 117 मदरसे उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अधीन हैं। अब वक्फ बोर्ड द्वारा संचालित 117 मदरसों में उत्तराखंड बोर्ड के पाठ्यक्रम पढ़ाए जाएंगे और इन पाठ्यक्रमों में भगवान राम, कृष्ण, गुरु नानक देव और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पढ़ाए जाएंगे। साथ ही आपको यह भी बताते चले कि वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शदाब शम्स ने कहा कि मदरसा बोर्ड अपने अधीन के सभी मदरसों में क्या पढ़ाई कराता है, इस कंट्रोवर्सी में भी हमें नहीं पड़ना, लेकिन हम अपने 117 मॉडर्न मदरसों में उत्तराखंड बोर्ड के सिलेबस भी पढ़ाएंगे। उन्होंने साफ किया कि मदरसों में 2023 में एनसीईआरटी की किताबें पढ़ाई जा रही हैं, हमारे बच्चे भी वही पढ़ाई कर रहे हैं। बिल्कुल सही है, 2 सिलेबस एक मदरसे में नहीं चल सकते। अब अगर मदरसा बोर्ड पढ़ाएंगे तो उत्तराखंड बोर्ड नहीं पढ़ा पाएंगे, और इसलिए हमने बिल्कुल तय किया है कि हम उत्तराखंड का बोर्ड पढ़ाएंगे, उत्तराखंड का सिलेबस पढ़ाएंगे। उत्तराखंड का आम बच्चा, जो मेरे उत्तराखंड का बच्चा पढ़ रहा है, वही मदरसे का बच्चा भी वही एजुकेशन हासिल करेगा और उसी एजुकेशन में वो श्री राम को भी पढ़ेगा उस मॉडर्न मदरसे में, क्योंकि हमारे जो सिलेबस है उत्तराखंड का, उसमें श्री राम भी हैं, श्री कृष्ण भी हैं, गुरु नानक देव भी हैं। खबर कोटद्वार से है, जहां पर पूर्व सैनिक सेवा परिषद के अध्यक्ष महेंद्रपाल सिंह रावत ने कोटद्वार शहर में सत्यापन प्रक्रिया में तेजी लाने की एसएसपी पौड़ी से मांग की है। मीडिया से बात करते हुए महेंद्रपाल सिंह रावत ने कहा कि कोटद्वार शहर की डेमोग्राफी भी तेजी के साथ बदल रही है और बाहरी राज्यों से बड़ी संख्या में लोग यहां पर अपना मकान बना रहे हैं, जिसमें कुछ लोग संदिग्ध भी हैं, लिहाजा इनमें सत्यापन प्रक्रिया में तेजी लाई जानी चाहिए। अगर जनसंख्या किसी क्षेत्र की बढ़ती है तो कहीं न कहीं उसके अधिकारों को छीनने का एक काम किया जाता है, और मैं मानता हूं कि सत्यापन इसका एकमात्र एक हमारा एक साधन है। और दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि लोकल गवर्नेंस के माध्यम से यहाँ के हम जो लोग रहवासी हैं आसपास के, कौन से लोग यहाँ पे रह रहे हैं, किस प्रकार की यहाँ पे परिस्थितियां बनी है, किसने नया मकान बनाया, जरूर ये शासन प्रशासन स्तर पर इनको वहां पे अपने माध्यम से सूचित करते रहे। खबर देहरादून से है, जहां पर मुख्य जिला अस्पताल दून अस्पताल में आंखों के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। अस्पताल के नेत्र रोग विशेषज्ञ संजय ओझा ने बताया कि बढ़ती गर्मी और उसके साथ स्क्रीन पर अधिक ध्यान देना और लैपटॉप को आगे ज्यादा वक्त बिताने में ड्राई आई की भी समस्या शहर के भीतर उत्पन्न हो रही है, जो कि एक चिंता का विषय जरूर है, और यही कारण है कि अस्पताल में बड़ी संख्या में नेत्र रोगी पहुंच रहे हैं। देखिए, जैसे कि आपको पता है डिजिटल एज है हमारी, तो कंप्यूटर से, मोबाइल से, लैपटॉप की स्क्रीन पर ज्यादा से ज्यादा काम होता है, तो उसके कारण तो आंखों की समस्या ड्राई आई की रहती ही है। अब इन दिनों एकदम से गर्मी पड़ने लगी है, मौसम भी शुष्क हो गया है, तो गर्मी के मौसम में इस प्रॉब्लम में और ज्यादा इजाफा हो जाता है। और शाम के समय बच्चे खेलने जाते हैं, और चूंकि मौसम में बहुत ज्यादा ड्राइनेस है, धूल भरी हवाएं चलती हैं, तो धूल गर्म तो है ही, उसके कारण भी सूखापन, साथ में धूल मिट्टी भी वातावरण में होती है, उससे भी आंखों में नुकसान का खतरा बना रहता है। प्रसिद्ध कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में बुकिंग के नाम पर फर्जीवाड़े की कोशिश हुई है, जिसके लिए शातिर ठगों ने
केंद्रीय मंत्रालय के नाम का सहारा लिया और मेल भेजकर कॉर्बेट की बुकिंग में सेंध लगाने की कोशिश की, लेकिन पार्क प्रशासन की सतर्कता के चलते मामला समय रहते पकड़ में आ गया। अब इस फर्जीवाड़े में शामिल 7 लोगों पर कड़ी कार्रवाई की तैयारी भी की जा रही है। कॉर्बेट पार्क प्रशासन की माने तो बीती 11 मई को कॉर्बेट प्रशासन एक संदिग्ध ईमेल मिला, जिसमें केंद्रीय मंत्रालय के कार्यालय की ओर से 12 मई के लिए कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में झिकाला जोन में 2 कमरों की बुकिंग करने का भी अनुरोध किया गया था। इतना ही नहीं, मेल में सरकारी तंत्र का हवाला देकर विशेष सुविधा की मांग भी की गई थी। देखिए, केंद्रीय मंत्रालय के किसी एक ऑफिस का नाम से मेल प्राप्त हुई थी कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में कि उनको निकाला कक्षों का आरक्षण दे दिया जाए। इस संबंध में जब एक प्रथम दृष्टया देखा गया तो वह मेल संदिग्ध लगा। फिर जो मेल में जो नंबर प्रोवाइड कराए गए थे उनसे वार्ता की गई तो उनके द्वारा अपनी आईडी जरूर से मांगी गई, लेकिन जब पुनः उनसे वार्ता की गई, इस संबंध में और विस्तृत जांच की गई तो उनके द्वारा फोन भी रिसीव नहीं किया जा रहा था। तो इस क्रम में जो संदिग्ध और ये ऐसे लोग थे उनको अभी पार्क के सभी जोन में ब्लैकलिस्ट कर प्रतिबंधित कर दिया गया है और अभी पेट्रोल की जांच जारी है। इसमें जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, कहाँ के लोग थे? ये संभवतः दिल्ली निवासी लोग हैं। देहरादून शहर अब बदलाव की दहलीज पर खड़ा है। ट्रैफिक के रोजाना के झंझट से मुक्ति दिलाने वाली 2 बड़ी एलिवेटेड सड़क परियोजनाएं अब रफ्तार पकड़ने जा रही हैं, लेकिन इस तरक्की की राह में करीब 2614 मकानों की कुर्बानी तय मानी जा रही है। दोनों एलिवेटेड सड़कें देहरादून की धमनियों की तरह होंगी, जो कि उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की ट्रैफिक को बिना रुकावट के बहने देंगी। ये प्रोजेक्ट जो है वो सिर्फ एक सड़क निर्माण नहीं बल्कि शहर की धड़कनों को गति बढ़ाने और बदलाव देने वाला है। खबर देहरादून से है, जहां पर लगातार बढ़ते साइबर अपराधों को देखते हुए अब साइबर कमांडो की विशेष शाखा की स्थापना भी की जा रही है। इसी के तहत में उत्तराखंड पुलिस के 72 जवानों का चयन किया गया है। इन जवानों को 6 महीने तक साइबर कमांडो प्रशिक्षण दिया जा रहा है। साइबर सुरक्षा, डिजिटल फॉरेंसिक, थ्रेड इंटेलिजेंट, क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टोग्राफी और नेटवर्किंग विषयों के मूल सिद्धांतों और अनुप्रयोगों के विषय में प्रशिक्षित कर साइबर सुरक्षा क्षमताओं को बढ़ाया जा रहा है। और साथ ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसटीएफ उत्तराखंड नवनीत सिंह ने बताया कि चयनित कर्मियों को देश के प्रतिष्ठित आईआईटी संस्थान, राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय एनएफएसयू की गहन व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसे डिजिटल फोरेंसिक, घटना प्रतिक्रिया, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे को सुनिश्चित करने में प्रशिक्षण के दौरान विकसित विशेषता के अनुसार भूमिका सौंपी जाएगी। इसमें जो इनिशियली हमारे यहाँ से साइबर कमांडो में कुछ कर्मचारियों का चयन हुआ था और 6 माह का अपना प्रशिक्षण करके इन्होंने वापस एसटीएफ में ज्वाइन कर लिया है। और विगत में जो संवेदनशीलता आई है उसको लेकर एसटीएफ और सीसीपीएस द्वारा एक एडवाइजरी भी जारी की गई। और इसमें जो हमारा सीसीपीएस के अंडर में, एसटीएफ के अंडर में जो कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम उत्तराखंड है वो कंटिन्यू अलर्ट पोजीशन पे है। और इसमें जितना भी साइबर रिलेटेड साइबर अटैक वाली बात आती है या आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है साइबर सिक्योरिटी के लिए होता है, तो उसमें ये टीम जो है कंटिन्यू साइबर स्पेस को मॉनिटर करती रहती है। रुड़की की गंग नहर कोतवाली क्षेत्र के केएलडीएवी डिग्री कॉलेज में छात्राओं से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। दरअसल कॉलेज में फिजिक्स प्रैक्टिकल का वाइवा चल रहा था और साथ ही छात्राओं का वाइवा लेने एक प्रोफेसर चुंडियाला कॉलेज में से आए हुए थे और आरोप ये भी कि प्रोफेसर ने वाइवा के दौरान कई छात्रों के साथ छेड़छाड़ की है और जिसको लेकर कॉलेज प्रबंधन सहित अन्य छात्राओं ने थाने में पहुंचकर मामले की शिकायत की है। मैं वाइवा देने के लिए गई थी एग्जामिनर को, तो पहले तो उन्होंने मुझे टच किया चीक्स पे, तो मैं पीछे गई तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के आगे किया। फिर बाद में उन्होंने मेरे दोबारा ऐसे करके चीक्स पे फिर ऐसे किया और फिर बाद में
उन्होंने मुझे बैड टच भी किया, बहुत सारों के चीज पे किया है। हमने प्रिंसिपल सर को शिकायत की थी। आपके साथ क्या कोई और भी बहुत सारी लड़कियां थी। बहुत सजा मिलनी चाहिए उनको, सजा मिले उनको। जब हमारा 3rd बैच चल रहा था तो उस समय कुछ मुझे प्रिंसिपल साहब ने बुलाया और वहाँ पे कुछ गर्ल्स थी। उन्होंने कहा मैडम हम जो एग्जामिनर आए हैं वो हमारे साथ इस टाइप की हरकतें कर रहे हैं, कभी हमें टच कर रहे हैं और इस तरह से कर रहे हैं। तो हमने कहा ठीक है, हम अभी उनसे बात करते हैं। उससे पहले मेरी नॉलेज में ये वाला मैटर नहीं था। हमने जाकर उनसे बात करी, मैं कहा आप ऐसा कर रहे हैं, इन लड़कियों ने हम शिकायत करी है। वो मान गए, एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ मैंने ऐसा किया है। ये तो बहुत ही गलत है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि हमारे डिपार्टमेंट में कोई एग्जामिनर आए, कोई टीचर आए हैं और वो इस टाइप की हरकतें करें। ये गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज चुड़ियाला से आए हैं, डॉक्टर ए अंसारी। देखिए हमारे पास भी एक तहरीर आई है, एक डिग्री कॉलेज है यहाँ, जहाँ एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कोई दूसरे डिग्री कॉलेज से प्रोफेसर आए थे। तो जिन बच्चों का वाइवा लिया जाना था, उन्होंने पाया कि बच्चियों का ये कहना है कि उनके साथ प्रोफेसर साहब ने गलत संग से बैड टच किया और इंटेंशनली कुछ चीजें उनको गलत फील हुई हैं। तो प्रथम दृष्टया जो वहाँ घटनाक्रम पुलिस के संज्ञान में आया, जो चीजें पता करी, तो इस बात की पुष्टि होती है और तहरीर हमें प्राप्त हुई है काफी सारी बालिकाओं की तरफ से। हम उसमें इमीडिएट मुकदमा दर्ज कर रहे हैं और आगे की कार्रवाई जो होगी वो की जाएगी। सरोवर नगरी नैनीताल से दूर ग्रामीण क्षेत्र ओखलकांडा ब्लॉक में सौर ऊर्जा आधारित सोलर पंपिंग लिफ्टिंग पेयजल योजना से किसानों को काफी सहायता प्राप्त हो रही है। साथ ही किसानों और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने उत्तराखंड सरकार का आभार व्यक्त किया है और उत्तराखंड सरकार ने किसानों और ग्रामीणों के लिए पेयजल समस्या को दूर करते हुए जनपद नैनीताल के ओखलखंडा ब्लॉक के ग्राम लुंगड़ में 9,42,000 की धनराशि से सोलर लिफ्टिंग पंपिंग योजना शुरू की। इस योजना से गांव के 3,000 लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध होने के साथ ही काश्तकारों को सिंचाई हेतु भरपूर पानी उपलब्ध हो सकेगा। लेकिन अब राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी सोलर लिफ्टिंग पंपिंग योजना शुरू होने के फलस्वरूप इस क्षेत्र में पानी की समस्या का जड़ भी जो है वो समाधान हो जाएगा। मैं यहाँ पर ग्राम सभा बड़ौन की तोक लुगड़ में यहाँ पर मेरा नाम गणेश सिंह बोरा, वन पंचायत सरपंच लुगड़ और भूतपूर्व सैनिक नहीं हूँ मैं यहाँ पर। और मैं यहाँ पर जो ये लिफ्टिंग योजना बनी हुई है, हमारी सरकार द्वारा यहाँ पर लिफ्टिंग योजना बनाई गई है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी देना चाहता हूँ। ये हमारी लिफ्टिंग योजना बनी हुई है, इससे सोलर पंपिंग लिफ्टिंग योजना है। इसका जो हमारा पंप है 5 HP का है और ये हमारे करीब 500 मीटर नीचे नदी से यहाँ पर सोलर पंप बना हुआ है। इसमें ये हमारा टैंक है, टैंक में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को जनपद चंपावत के टनकपुर में स्थित मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग कर जनपद के विकास हेतु 18 योजनाओं का लोकार्पण किया, शिलान्यास किया है। और इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वरिष्ठजन और उपस्थित लोगों से मिलकर संवाद किया। इसके बाद में सीएम ने कंप्यूटर ऑन व्हील में बच्चों से बात की। इस दौरान सीएम ने बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों से मुलाकात कर लोगों की समस्याओं को सुना और समस्याओं के तत्काल समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। हमारा आदर्श जनपद यहाँ पर विकास योजनाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। जनपद को सेटिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने की ओर आगे बढ़ाया जा रहा है। प्रधानमंत्री का भी सोच है इस क्षेत्र में सेटिंग डेस्टिनेशन का ध्यान में रखते हुए सारा रिवर फ्रंट पर भी तेजी से काम चल रहा है, जिसमें हमारा टनकपुर आसपास दूर का क्षेत्र बंदेसा तक का क्षेत्र अंतर्गत जो है समायोजित किया जाएगा। हमारे धार्मिक स्थल में सभी को बढ़ाया जाएगा। यहाँ पर सड़कों का है, अन्य जो हमारी पार्किंग है, अन्य हमारे देव स्थान है, धार्मिक स्थान है, सबको बढ़ाया जाएगा। पूरा दिन वहाँ के काम करने के लिए हमारा प्रयास जनपद चंपावत है और विकास
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी शहर के मिनी स्टेडियम से शहीद पार्क तक निकलने वाली तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा में पहुंचे, जहां तिरंगा लेकर हजारों लोगों के साथ में सीएम ने इस तिरंगा यात्रा का शुभारंभ किया है। ये यात्रा हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा सफलतापूर्वक चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक विजय को समर्पित किया जा रहा है। भारतीय सेना जिंदाबाद और भारत माता की जय के नारे के साथ शुरू हुई इस यात्रा में स्कूली बच्चे, एनसीसी और युवाओं और पूर्व सैनिक सहित देशभक्ति में लीन हजारों लोगों ने शिरकत की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोगों को संबोधित करते हुए पहलगाम हमले का भारत के तीनों सेनाओं और सशस्त्र बलों के पाकिस्तान के खिलाफ कठोर कार्रवाई को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि देश की तरफ से जो भी बुरी ताकतें हैं नजरें उठाएंगी, उनका यही हश्र होगा। भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सेनाओं ने इस शौर्य पराक्रम और सटीक रणनीति से पाकिस्तान के अंदर जो आतंकवाद घोषित हो रहा था, जिन्होंने पहलगाम में हमारे निर्दोष और निहत्थे पर्यटकों की नृशंस हत्या की थी, उनके 9 पाक स्थित 9 आतंकवादी ठिकानों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया। पाकिस्तान के अंदर इस प्रकार से हमारी सेना ने हमला किया कि 4 दिनों के अंदर ही पाकिस्तान घुटनों पर आ गया, उसको सीज फायर करना पड़ा, युद्ध रोकना पड़ा, गिड़गिड़ाना पड़ा। हम इस बहादुरी के लिए, स्पष्ट नेतृत्व के, दूरदर्शी नेतृत्व के लिए, मजबूत नेतृत्व के लिए जहां अपने प्रधानमंत्री जी का केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा के नेतृत्व में अल्मोड़ा में तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा निकाली गई, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं सहित स्कूली बच्चे, मातृशक्ति कार्यकर्ताओं ने प्रतिभाग किया। भारतीय सेना द्वारा सफलतापूर्वक चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक विजय को समर्पित रही। राज्य मंत्री अजय टम्टा ने इस अवसर पर ऑपरेशन सिंदूर में भाग लेने वाले वीर सैनिकों, वायुसेना, नौसेना, सभी सुरक्षा बलों को नमन करते हुए कहा कि भारत ने एक बार फिर से ये सिद्ध कर दिया है कि वे आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करने में पूरी तरह से सक्षम है। जिस प्रकार से पहलगाम के बाद जो घटना घटी थी और ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमारे सैनिकों ने जिस प्रकार का गौरव हासिल किया है, जिस प्रकार का कार्य किया है, वो एक हमारे लिए सल्यूट है। ऐसे बहुत सारे सैनिकों के माध्यम से ये ऑपरेशन सिंदूर सफल हुआ है और सफलता भारत माता की सफलता है और इसलिए भारत माता की सफलता हमारे तिरंगे से जुड़ी है और इसलिए तिरंगा हमारा ये सम्मान समारोह यात्रा के रूप में पूरे देश भर के अंदर मनाया जा रहा है और उसी की कड़ी में आज अल्मोड़ा में ये कार्यक्रम है। भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सिंदूर चलाकर आतंकवाद के विरुद्ध की गई निर्णायक और साहसी कार्रवाई को नमन करते हुए जनपद पौड़ी के पाबो में तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा आयोजित की गई है। इस दौरान पाबो की सड़कों पर देश प्रेम और जनसैलाब देखने को मिला। इस तिरंगा यात्रा में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत भी शामिल हुए। यात्रा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सैन्य भूमि उत्तराखंड का हर नागरिक देश सेवा के लिए एकजुट खड़ा है। पीएम नरेंद्र मोदी के सशक्त नेतृत्व एवं हमारे वीर जवानों के शौर्य से प्रत्येक देशवासी गौरवान्वित महसूस कर रहा है। सिंदूर में हमारी सेना ने अदम्य साहस का जो परिचय दिया है, आज पूरे भारतवर्ष में हमारे सभी लोग जो है तिरंगा शौर्य यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज हमने पाबो में भी सैकड़ों लोगों ने इस तिरंगा यात्रा में भाग लिया है। मैं कह सकता हूँ कि ये भारत की सैन्य शक्ति है और मैं अपने जवानों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनके अदम्य साहस के कारण आज पाकिस्तान जो है पीछे हटा है और पूरा भारत आज सुरक्षित है। फिलहाल वीडियो में इतना ही। नमस्कार।